उस क्वेश्चन का जो लेवल है उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप उसका फंडामेंटल बहुत अच्छे से देखते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पैनिंग एसेस। और इस सेशन में जो कुछ भी आप सीख रहे हैं लगातार उसमें आप देख रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है CUET के पर्पस से, उसकी लेवल से जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से नॉर्मल आते हैं, बट क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं जब कोई पेपर टफ बनता है तो इंडक्शन के चैप्टर की जो क्वेश्चन उसके लेवल थोड़े बढ़ाए जाते हैं। उस क्वेश्चन का जो लेवल है उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप उसका फंडामेंटल बहुत अच्छे से देखते हो और बहुत क्लियरली करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उसकी थ्योरी का सेशन कंप्लीट करोगे एंड देन आप छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इस तरीके के, अगर आपने उसको तैयार कर लिया, उसके फार्मूले को रेडी कर ली, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, तो बिल्कुल आसान से एक क्वेश्चन निकल जाते हैं। पर एक दूसरा क्वेश्चन भी इंडक्शंस का होता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सम डायग्राम्स एंड सम कंडीशंस, सम रोटेशंस एंड सम एवरीवेयर। तो सब कुछ इन्वॉल्व करके एक जो दूसरा क्वेश्चन बनाया जाता है वो क्वेश्चन भी इंडक्शन के चैप्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हो तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास CUET का होगा वो बहुत जल्दी ही आप उसको कवर कर देते हो, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंडक्शन के इस सिस्टम में जैसे हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। इसके प्रॉपर थियरी सेक्शन को कंप्लीट करने के जस्ट बाद हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दैट आपका ये जो पार्ट है यहाँ पर, फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। तो इन जनरल जब आपने इससे पहले जो कुछ भी आप डिस्कस करते थे वो जस्ट उस सबों के साथ, जैसे कि पहले का सेंस इन दैट इलेक्ट्रोस्टैट में भी ये सब कुछ आपको मिलता है, जहाँ पर आप फ्लक्स निकालते थे, आपने मैग्नेटिक स्टेट्स में आकर आपने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया, आपने मैग्नेटिक फोर्स भी आपने निकाल लिया वहाँ पर। ये इसी कंडीशन पर जब आपने निकाला तो लॉरेंज फोर्स भी आपको दिखाई दिया। लॉरेंज फोर्स भी हमने डिस्कस किया है आपके साथ कि वो F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैट का फोर्स Q और E प्लस Q V क्रॉस B, ये दो चीज़ें थी। मूविंग चार्ज की वजह से जो आपके पास सिस्टम है वहाँ पर आपके मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि इस सेशन में जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ एक कंडक्टर है उसको कैसे देखना चाहिए और कैसा फार्मूला आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आ रहा है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बहुत क्लियरली एक एक स्टेटमेंट को समझते चलिए, जितना स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा न्यूमेरिकल भी उतना ही आसान लगेगा आपको। तो यहाँ पर व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर moves in a magnetic field, it experience a force F equal to BI into L। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास करंट ये गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये गिवन है, फोर्स आपके पास ये गिवन है और उसकी वेलोसिटी ये गिवन है। तो आपके पास एक यहाँ पर जो सिस्टम गिवन है, यहाँ पर एक मोमेंट है, मोमेंट की वजह से आपके पास फोर्स क्रिएट हो जाते हैं। सो दैट आपके पास जो वैल्यूज आ रही है FM की, मैग्नेटिक फोर्स की, वो फोर्स क्या है BIL इक्वल टू B, और ब्रैकेट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्वांटिटी गिवन आएगी उसको BUL अपॉन R। ठीक है, एंड सो दैट ये FM की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी B स्क्वायर VL स्क्वायर बाई R। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। तो ये फार्मूला से काफ़ी हेल्प है कि मैं पूछता हूँ अगर इस केसेस में कि FM जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के किस पावर पर डिपेंड करती है, तो बिल्कुल फंडामेंटल ऐसे तरीके होना चाहिए, ऐसा आपको दिखना चाहिए। अगर मैं इसके ग्राफ की बात डिस्कस करता हूँ जो कि यूनिकनेस टाइप की होगी, जो फेमस ग्राफ नहीं है, बट मैग्नेटिक इंडक्शन के केस में अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसा दिखेगा। तो ऐसे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ओपन करके फार्मूलों पे डिपेंडेंसी ग्राफ जहाँ पर होगा उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। ऐसी केसेस में जब हम लोग इस चीज़ को और भी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं, टू मूव द रॉड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होगा यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो क्या है, उसके एक्सटर्नल जो फोर्स होंगे वो मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट हैं, एंड सो दैट F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू BVL स्क्वायर बाई R। तो वो इसके इक्विवेलेंट होंगे जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे। तो आपको इस सर्किट में यहाँ पे दिख रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपके पास ये रिक्वायर्ड है और ये इसके अपोजिट होगा, तभी ये उधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अदरवाइज ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अगर आप इसको मूवमेंट कराना चाहते हो उधर की तरफ तो क्या आपको एक एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे अप्लाईमेंट करना पड़ेगा।
और इसी सीक्वेंस में जब हम बात करते हैं पावर डिसिपेटेड इन मूविंग द कंडक्टर फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए रॉड पी क्यू एंड rate of doing mechanical work by the external agent or power is given by this one. P mechanical की जब हम बात करते हैं P mechanical, तो इस केस में आपको मिलता है P external is equal to dw upon dt, मतलब rate of change of work done is equal to external force applied and uniform velocity of the motion of this rod. दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास ये रिलेशन आ जाता है यहाँ पर कि जो पावर की क्वांटिटी आपको दिख रही है वो क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ठीक है, पावर के साथ ये रिजल्ट दिख रहा है। तो वही वेलोसिटी जब आप फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के साथ प्लॉट कर रहे थे यहाँ पर, इस केसेस में जब आप कह रहे थे एफ एम की वैल्यूज क्या होगी वी के साथ, तो आप कह रहे थे कि वो स्ट्रेट लाइन जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि P के साथ V की वैल्यूज क्या आएगी, P और V के साथ, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। इस दोनों ग्राफ में आप देखते होंगे कि कई बार आपको बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल नया क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए आपको इस चैप्टर्स के अंदर या बाकी क्वेश्चंस के भी अंदर। तो वहाँ पर ग्राफ बिल्कुल इजी सा होगा, हल्का सा जहाँ पे चेंजेज होंगे वो ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया जाता है। अब पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन से ग्राफ इसमें ठीक है। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, या ए बी सी ठीक है, डी ठीक नहीं है, या बी सी डी ठीक है, ए ठीक नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरीके के बेसिक डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको ग्राफ दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा ग्राफ ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक फार्मूला जो आपके पास फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपके पास पावर का फोर्स है वो भी आपके पास होना चाहिए। तभी आप इसको आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो कि बुक में खोजने पर, पीवाई क्विज को खोलने पर कहीं भी नहीं मिलते, बट फंडामेंटली ये इस तरीके से वेरी करते हैं, इनको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है नए क्वेश्चन, और वो भी बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका फार्मूला क्लियर है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? सो दैट आपके इसके बेसिस पर आप ये भी निकाल सकते हैं आल्सो द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। अब कितना पावर रेजिस्टेंस वहां पर होगा, उसके लिए आप कहते हो क्या, P मैकेनिकल इक्वल टू H अपॉन टी आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, एंड PLV स्क्वायर बाई आर इंटू आर, यहां से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P को जो थर्मल की कंडीशन आपके पास गिवन वो भी इसके इक्विवेलेंट होगा। यहां से एक बात आपको क्लियर होकर मिल जाएगी कि जो मैकेनिकल पावर की वैल्यूज है वो थर्मल की जो पावर है उसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, विच इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात भी आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज कंजर्व फॉर दिस वन। एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है, लीनियर मोमेंटम पूछा जा सकता है, एनर्जी पूछी जा सकती है, पावर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो चीज यहां पर शो हो रही है। क्लियर है? एंड अब बात यहां पर ये देखना आपको कि जो कंडक्टर आपके पास गिवन है, कंडक्टर रॉड मूव इन ए वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन के अंदर ये चीज मूव कर रहा है। पहले आपने इस तरीके से कर रहा था, अभी इस तरीके का मोशन कर रहा है, वर्टिकल। हॉरिजेंटल पहला मोशन था, अब वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब पहले भी मैंने आपको बता रखा है, इसका मतलब क्या, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके साथ ये रॉड आपकी मूव कर रही है। बहुत प्रिसाइजली नहीं देखने की जरूरत है, चीज़ों को लाइटली ही देखना है, पर मस्ट बी केयर कि उसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे फार्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है, ताकि पेपर में जो मॉडिफिकेशन है, जो न्यू क्वेश्चन है, वो आपसे अटेम्प्ट हो जाए। तो यहां पर आपके पास एक चीज देखी जा रही है, द कंडक्टिंग रॉड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, रॉड विल अचीव ए कांस्टेंट मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी vt इफ v मैक्सिमम इक्वल टू m इंटू g। ठीक है, यहां पर v जो मैग्नेटिक की फोर्स की बात कर रहे हैं उसको mg के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया आपके पास कि यहां पर जो F इक्वल टू mg है वही v स्क्वायर L स्क्वायर अपन r के इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि ये वाली कंडीशन है तो वो कंडीशन इसके साथ इक्विवेलेंट होगा। सो दैट यहां से जो vt की वैल्यू आएगी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, v स्क्वायर L स्क्वायर अपन t, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स की इक्विवेलेंट करना, ये पावर वाली वैल्यू जो होती है तो पावर के साथ यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। देन vt इक्वल टू mgr अपॉन b स्क्वायर L स्क्वायर। ओके, कितना बढ़िया रिलेशन यहां से आपको दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है। इट मीन्स अगर मैं इसके साथ
मैग्नेटिक फील्ड के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता हूं तो रूट में कितना आएगा वीटी। कितना अच्छा सा है। और इस तरीके का जो ग्राफ है 1/t का, वह आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखता है, इस तरीके का। एक्चुअल में उतना नहीं होगा, बट v और v के साथ ग्राफ कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा। क्लियर है ना? एंड सो दैट द कंडक्टिंग रॉड मूव एन इंक्लाइन प्लेन। अब इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे पहले आपने क्या किया, उसको हॉरिजेंटली मूव कराया इस तरीके से, और फिर उसके बाद क्या आपने क्या वर्टिकली मूव कराया इस तरीके से। अब इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हो किसी एंगल पर जाने की, इस एंगल पे बात कर रहे हैं, तो एंगल के साथ भी इसका इफेक्ट आपको दिख सकता है। द कंडक्टर स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड, ठीक है, प्लेन एज सोन इन इट मूव्स perpendicular to its length but at angle 90 minus theta, okay, with the direction of magnetic field। और ये एंगल किसके साथ ले रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिया जा रहा है। सो दैट जो E है EMF इक्वल टू जो आप यहाँ पर रिजल्ट ले रहे थे वो क्या VB sin 90 माइनस थीटा इंटू L इक्वल टू BL cos थीटा, ठीक है, ये BL cos थीटा। ये चीज़ आपको EMF के लिए याद रखना होगा यहाँ पर। अब इस सिचुएशन में आपके पास इस डायग्राम में दिख रहा है वही चीज थी, ये एक आपके कंपोनेंट वेलोसिटी का है, और इसके साथ एक कंपोनेंट है दिस वन cos 90 माइनस थीटा, और दूसरा है v 90 माइनस थीटा। एंड इस पॉइंट से इस चीज को नीचे की तरफ जाओगे और इस तरीके से इधर की तरफ, और ये कंडीशन आपके पास गिवन है v के साथ, तो 90 माइनस थीटा जाएगा। अब वही एंगल है इस तरीके से, जैसे आप पहले कह रहे थे कि आपने इसको वर्टिकल लेके गए थे, उसके बाद आपने उसको हॉरिजेंटल लेके आप गए थे, फिर आप उसको वर्टिकल लेके गए थे, फिर आप उसको एंगल के साथ स्लाइड कर रहे हैं। इसी पर ये कंडक्टिंग वायर जो रॉड है, ये रोड स्लाइड होकर इस पर मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस आर गिवन है, बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उसकी अकॉर्डिंगली इसकी जो कंडीशंस गिवन है वो आपके पास करंट दे रहा है, इंड्यूस्ड करंट ये वाली VVL cos थीटा बाई आर डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू P, जो Q है यहाँ से P की तरफ होगा, ओके, डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू P। नाउ इस एंगल्स के अंदर ये थीटा दे रखा, इसके अंदर इस पॉइंट के साथ यहाँ पर ये R होगा, ठीक है, ये R है, और इस पॉइंट के साथ यहाँ पर FM cos थीटा, और इसी के साथ इसकी ये वाली इक्विवेलेंट एंगल होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये होगा FM के साथ ये mg cos थीटा माइनस 90। अब जो ये कंपोनेंट्स गिवन है और यहाँ पर जो आपके पास कंपोनेंट गिवन है और ये जो लाइन दे रखी है, तो ये आपके पास क्या mg है, तो इसकी भी तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट आप यहाँ ले सकते हो, दूसरा कंपोनेंट यहाँ। यही वाली जो कंपोनेंट होगी वो क्या होती है, mg sin 90 माइनस थीटा, ये वाली जाएगी, ओके। और ये वाली क्या इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होंगे, ये mg है, mg cos थीटा होगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा। द रॉड विल मूव डाउन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी only if FM cos theta is equal to mg cos theta minus 90, so that it will be equal to mg sin theta। तो जो आपके पास वैल्यूज यहाँ पर आई v ऑफ i इंटू एल, ठीक है, cos थीटा ये इक्विवेलेंट टू क्या आएगी, mg sin थीटा के बाय साइन, ठीक है, ये sin थीटा की इक्विवेलेंट आ जाएगी। यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, तो b मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो गिवन होगी वो यहाँ पर क्या होगी, mg by I into L, ठीक है, and sin upon this is equal to tan theta, ठीक है ना, mg sin theta upon this। तो यहां से ये रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे इक्विवेलेंट टू दिस वन। अब इसके हिसाब से b की वैल्यू पुट करके बाकी जो वेरिएबल्स है वो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो और इसको यूज भी कर सकते हैं। सो दैट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उस केसेस में आपके पास ये अल्फा एंगल है, यहाँ पर ये जो लेंथ आपके पास गिवन है ये हायर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं P पोजीशन पर, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इन द इनवर्ड दिस वन, और ये आपके पास लेंथ है L, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, सेम लेंथ यहाँ पर भी होगी। इसकी अकॉर्डिंगली इस P पॉइंट से इसकी वेलोसिटी V की तरफ मूव कर रही है, और इस केसेस में ये Q है और ये PQ लेंथ के साथ दिया है। दिस इज द लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज द हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, ओके। नाउ तो वी हैव दिस पोजिशन ऑफ O से ये दे रखा है अल्फा और ये दे रखा है अल्फा, दिस इज इक्वल टू अल्फा एंड दिस इज पॉइंट ऑफ दिस वन, यहाँ पर V वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। द लोअर पोटेंशियल Q,
तो इस केसेस में जो आपके पास गिवन पोटेंशियल के साथ आप ईएमएफ इंड्यूस देख सकते हो यहाँ पर P एंड O के बीच में एंड O एंड Q के बीच में 2 EMF आपके पास मिल गया, ये EMF है, मतलब इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो, इंड्यूस्ड पोटेंशियल कह सकते हो इस पॉइंट के लिए। अब इस दोनों में क्या है, फ्रॉम पार्ट OP, जो O और P की बात कर रहे हैं, इस O से P की बात कर रहे हैं, इस केसेस में VP माइनस BO एंड VL साइन थीटा, ये पहला कंपोनेंट आपको पास मिल जाएगा। एंड फॉर पार्ट QB के केसेस में आप देखो तो यहाँ QB इक्वल टू V0 बाई Q, देन VL साइन थीटा अल्फा आ जाएगा, ठीक है, VB साइन अल्फा। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस की हम बात करें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा EMF पोटेंशियल ऑफ QP इक्वल टू 2VL साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, 2VL साइन ऑफ अल्फा। तो ये एक रिजल्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो और कभी कभी ये देखने को मिल भी सकता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके पास वो इक्वेशन 2 फर्स्ट था जिसको मैंने कहा था कि EMF इक्वल टू माइनस का d∅B अपॉन dt, ये भी इसका सफिक्स है, नीचे की तरफ है छोटा सा इंडिकेशन फॉर फ्लक्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कई बार आप पेपर में देखते होंगे ई भी लिखा जाता है, दिस इज द फ्लक्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस अबाउट, या आई वाज डिस्कस आल्सो अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ यूज करना है और उसके हिसाब से ही चलना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास इंड्यूस्ड EMF मिल रहा है यहाँ पर, वो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, उसके डायरेक्शन से ही इसकी करंट की फ्लो को देखना होगा आपके पास, ठीक है। एंड आपके पास एक और कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पर, इस कॉम्बिनेशन में क्या है, ये पूरी डिस्टेंस, ये एक आपके पास हाफ सर्किल है और इसकी जो पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है, ये इसकी हायर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये L है पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट के साथ, और पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है इसकी 2r, ये इस तरीके का है, और ये v वेलोसिटी से यहाँ पर क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे ही मूव करता है इसकी जो ये सेंटर है 2r वाली वैल्यूज, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आपके पास ये सिस्टम इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर वो एक चीज़ की यहाँ पर EMF बनाता है, और EMF कितना आएगा इसका 2VVR, क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस है EMF, ठीक है, इंड्यूस के लिए आपके पास 2VV इंटू R, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो ये एक आपके पास इस कंडीशंस में भी ये किस पोजीशन से वेलोसिटी मूव करती है, तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल इज आल्सो द कॉज ऑफ दिस सिक्शन। इट मींस जो आपको अलग अलग एंगल्स मिल रहे हैं, अलग अलग शेप मिल रहे हैं, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली EMF इंड्यूस्ड जो EMF है वो डिफरेंट सिचुएशंस में आ रही है आपके पास, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये फंडामेंटल चीज़ें दिखनी चाहिए, और इस तरीके से इंड्यूस EMF निकल रहा है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पॉइंट्स पर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक होना चाहिए आपके पास। अब आती है बात डिफरेंट सिचुएशन कि इसमें आपका इंड्यूस्ड EMF, अब इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों के बीच में डिस्कशन में नहीं होता है, और ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का ही एप्लीकेशन सेक्शन है। अगर आपने एक बार भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा हुआ है तो आपके पेपर में सिर्फ आपको टिक करना होगा कि कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, इतनी सी बात होगी। ऑप्शन चॉइस के अकॉर्डिंगली गिवन होगा, वहाँ पर आपके CUT के पर्पज में बहुत डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और एक आपके पास स्क्वायर दे रखा और ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जो इंड्यूस EMF वो आपको 0 होगा, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वही चीज़ है। तो जब इंड्यूस EMF 0 है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये क्लोज पाथ है इसके अकॉर्डिंगली, और ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी E नेट जो आपके पास आएगा वो 0 आ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली जब आप इसकी बात करते हो इस केसेस में, जब आपके पास कोई रिंग है और रिंग पे आपके पास इंड्यूस EMF जब v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो यहाँ भी 0 है। और ऐसे ही आपके पास इस सेक्शन में भी ऐसा अगर डायग्राम आप दिखता है और इस तरीके का है कैप और आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो AB का इस पॉइंट से इस पॉइंट की वजह से जो इंड्यूस EMF की बात करते हैं वो भी 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और मूविंग इस तरीके से, मीन्स ये इस तरीके से दे रखा है और ऐसे मूव कर रहा है, वो इस तरीके से दे रखा है और ऐसे मूव कर रहा है, और वो इस तरीके से दे रखा है और ऐसे मूव कर रहा है, और वो पूरी सर्किल दे रखी है और सर्किल ही मूव कर रहा है। तो सबके साथ EMF क्या है, 0 है। ऐसे ही अगर आपके पास ये सिस्टम दे रखा है और वो हाफ ऑफ द सर्किल ऑफ दिस वन है, देन P एंड Q के बीच में यहाँ पर इंड्यूस EMF विल बी द 0।
सो इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के सिचुएशन में तो यही होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा ये देखते हैं। इस केसेस में अगर आपके पास ये रॉड गिवन है, इस पोजीशन पर है और इसकी अकॉर्डिंगली ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर आपके पास ये ए डिस्टेंस है, इस वाले की डिस्टेंस, ये वाली भी ए है और इसको वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, इस पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड V2 है, इंड्यूस्ड EMF E1 है और यहाँ पर E2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ x है। तो जब वो ये मूव करता है तो ये E1 और E1 इज ग्रेटर देन E2, ओके। सो दैट इस कंडीशन में E1 इज इक्वल टू B1 AV एंड E2 इज इक्वल टू V2 A इंटू V। तो फॉर लूप E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस बहुत अच्छा सा आपको दिख रहा है, E नेट इज इक्वल टू AV V1 माइनस B2, ओके। सो दैट यहाँ पर जो B1 की वैल्यूज है, B1 की वैल्यूज, उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो यहाँ पर म्यू नॉट आई अपन 2 पाई एक्स, क्योंकि यही था मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, ये बेसिक था आपके पास। और इस कंडीशन में जब आप यहाँ पर नेट की बात कर रहे थे तो एक्स की जगह पर क्या आर। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आपके इसमें आ जाता है, जब बी और आर के साथ देखते हो तो वो ग्राफ भी इस तरीके से आता है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान से रखना है। और उसी डायमेंशन से जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे आप, तो जो B1 की वैल्यूज़ है यहाँ उसके साथ में वह म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स प्लस ए, ठीक है। तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वहाँ पर x जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपकी x है और यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस a है। तो ये पूरी डिस्टेंस जो आपको के बार गिवन है वो x प्लस ए है और यही x प्लस ए इस मैग्नेटिक फील्ड की कॉज होगी और वो इसको वेरिएबल करेगा, इफेक्ट करता है यहाँ पर। सो दैट आपके पास दो कंडीशंस गिवन है यहाँ पर, जो ई नेट है वो क्या है, E1 माइनस E2 के साथ है। तो यहाँ पर ये B2 कर लीजिए और ये B1 के साथ होगा, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए नेट के लिए, क्योंकि B1 माइनस का B2 है। सो दैट आपके पास 1/x, ये तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। ई नेट इज इक्वल टू, ये वाला सेक्शन आपका कॉमन है, तो 1/x माइनस 1/x प्लस ए एंड म्यू नॉट ए स्क्वायर बाई V 2 पाई x प्लस ए, ये यहाँ पर मैग्नेटिक, ठीक है। तो ई नेट की जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन तो नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट वन क्वेश्चन जो नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शंस में दिखते हैं, उसके सॉल्व करने के लिए आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ओके। सो दैट अब आती है बात मोशनल EMF ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। ये सेक्शन भी पेपर में कई बार देखने को मिल जाता है, ये सेक्शन भी कई बार पेपर में देखने को मिलता है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट ये रेयर क्वेश्चंस भी आते हैं। ये क्वेश्चन बाकी के एग्जाम्स के लिए जो होते हैं टफ एडमिशन वाले क्वेश्चंस लाइक JEE नीट और इस सब में, वहाँ पर ये रोटेशंस वाले इसके साथ दिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि इस केसेस में जो आपके पास ओमेगा प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, थीटा प्रेजेंट है, L प्रेजेंट है, P एंड Q प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L whose one end is fixed is rotated about the axis passing through its fixed end and perpendicular to its length with constant angular velocity omega, ठीक है। First one is the EMF induced across the end of the rod equal to E equal to 1/2, ये सबसे फेमस फार्मूला आपको दिखेगा यहाँ पर, EMF equal to 1/2 ऑफ B L स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये बहुत फेमस इक्वेशन है। और ओमेगा इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2 ऑफ B L स्क्वायर और यहाँ पर 2 पाई बाई टी, यही तो होगा यहाँ पर। और इसके अकॉर्डिंगली अगर 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर आएगा पास B L स्क्वायर, ठीक है, पाई B L स्क्वायर बाई टी, ये रिलेशन आपके पास आएगा, ये आएगा EMF की वैल्यूज, ठीक है। तो आपको मिला B L स्क्वायर पाई बाई टी, ये आपको यहाँ पर ये रिलेशन मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखना चाहते हैं तो ये 1/t भी हो जाएगा, तो इस केसेस में आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में पाई B L स्क्वायर और इंटू एफ EMF इक्वल टू, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस मूविंग के लिए, जहाँ पर ओमेगा भी प्रेजेंट हो रहा है। तो डायरेक्टली अभी तक ये पेपर में काफ़ी देखने को मिलता है कि जो EMF है ऑफ रोटेटिंग बॉडीज़ के लिए इस तरीके का 1/2 BL² ओमेगा, ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। वेयर म्यू द फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम पीरियड, दोनों ही एक ही बात है, नोटेशन इक्वल टू दिस, ये दोनों हो भी हम सेम यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज की तरह, और वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका रोटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये क्या है 1 2 3, ये सब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और इसकी वजह से एंगुलर है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ये लेंथ L है, सो दैट इसके पास जो वैल्यू जा रही है EMF की 1/2 BL² ओमेगा। ये याद रखना आपको कि EMF इक्वल टू 1/2 BL² इंटू ओमेगा। ठीक है, इस तरीके के आपको सेक्शन को देखते हुए चलना है। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट्स पर पे कि द मेटेलिक रॉड rotated about its axis of rotation then induced is always 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हमेशा आप रिमेंबर याद रखिए कि यहाँ पर जो दिख रहा है, इफ मेटेलिक रॉड rotated about its axis of rotation then induced is always 0, so that it is clear part QP and OQ are identical, hence EOP is equal to AOQ. Okay, that is this induced will be the 0, because the similarly ELN is equal to 0 because VL is equal to VN, दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस पॉइंट्स में जब आप देख रहे हो, ये L/2 दे रखा है, ये लेंथ L/2 है, और इस दोनों के रोटेशन है इस तरीके से, ऐसे रोटेशन है इस तरीके से। तो इस रोटेशन की वैल्यूज ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके इनवर्ड है, और जो लेंथ आपके पास यहाँ से यहाँ तक गिवन है ये दिख रही है वो L/4, और यहाँ पर क्या है L/4 एक्सिस के साथ ही। तो यहाँ पर एक सिस्टम है कि ये पूरा L/2 है, इसको आपने डिवाइड किया L/4 पे, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी 0, और इंड्यूस EMF भी इसके क्या हो जाएंगे 0 आ जाएंगे। और ऐसे ही सिचुएशन में आपके पास कुछ एग्जांपल्स देखे जाएंगे जहां पे हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास इंड्यूस EMF की सिचुएशन होगी एंड हाउ इट इज़ कवर्ड, और किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास आया है द साइकिल व्हील। ठीक है, एक कंडक्टिंग व्हील, ईच स्पोक ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओके, लेट N be the number of spokes here। ठीक है, EMF induce E net equal to 1/2 B ओमेगा L², और ओमेगा इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई इंटू म्यू ये होगा, एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये एक कॉमन रिलेशन है जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसको फॉलोअप लेना है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली EMF इंड्यूस जो 1/2 B ओमेगा L² के सिचुएशन में है। तो आपके पास अगर लेंथ जो यहाँ पर गिवन है, इसके यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, यही है ना। अगर मैं इस लेंथ की बात करता हूँ 1/2 के साथ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो आपका EMF है, EMF वह इस लेंथ के साथ जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। और कई बार इसको ऑप्शन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे करके, कि जो आपके पास EMF है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, पहला ऑप्शन वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो बोल सकते हैं L पर, B पूछ सकते हैं L के पावर -1 पे, C पूछ सकते हैं L के पावर स्क्वायर पर, एंड D ऑप्शन L के पावर इंडिपेंडेंट पर, ऐसे पूछ सकते हैं। तो जो आपका E नेट है, जो आपके पास वैल्यूज गिवन है इस कंडीशन में, जो E नेट है आपके पास, इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली पूछ रहे हैं। डायग्राम यही होगा, पूरा डायग्राम आपके पास गिवन L दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सी वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है। तो जब इंड्यूस्ड EMF की आप बात करते हैं L के साथ, तो यहाँ पर आपके पास L² इज राइट आंसर होगा, और इसी को आप क्लिक कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। बट अब इतनी छोटी सी बात पर ध्यान कौन देता है, कोई किसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता है कि E नेट का इस रोटेशंस के साथ जो बॉडी गिवन है EMF में, वो इंड्यूस जो E नेट है उसका इस L के साथ क्या रिलेशन है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आती हैं आपके उसी CUT के लेवल्स की हैं, उसके हिसाब से आप इसको ध्यान देना, उसके हिसाब से इसको लेके चलना है आपको।
ठीक है। एंड सो दैट आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप कह सकते हैं नोट द टोटल ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्पोक्स। एक बात ये ध्यान रखना है कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है टोटल, वो एन पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज़ बात यहाँ पर है सर्कुलर कंडक्टिंग लूप। ये बहुत बार पेपर में देखने को मिला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसी पेपर में क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आता है कि भाई ये क्या है, किस तरीके से आपको एक रोटेशंस की हम बात करते हैं, एक कंप्लीट सर्कुलर था, एक सेमी सर्कुलर की बात करते हैं, दोनों के अंदर क्या चीज़ कहानी देखने को मिल सकती है। तो पहला रीजन फर्स्ट वन, यहाँ पर रीजन वन है आपके पास, ठीक है। और पूछ क्या रहे, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर। एज्यूम कर रखा हुआ पहले से कि लूप का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आर है और उसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड एट सी। तो इस सिस्टम में यहाँ पर दूसरे रीजन टू में अगर हम बात करते हैं रीजन वन के बाद, तो रीजन टू में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड की तरफ। अब इसको रोटेशन, ये रेडियस आर के पास दे रखा है और ये आपके साथ रोटेशन है। इस पॉइंट है ए सी और डी, ठीक है। अब इस सिक्वेंस को और यहाँ पर इसके सेंटर पर पॉइंट ओ है और वहाँ से उसकी रेडियस क्या आ रहा है। अब इसको आप रोटेट कर सकते हो, करो रोटेट, ऐसे रोटेट करो। रोटेट करते टाइम आप देखोगे यहाँ पर कि इस फील्ड में हाफ ऑफ द सेक्शन आपका, जब आप इस तरीके से करोगे रोटेशन तो हाफ ऑफ द सेक्शन यहाँ पर रोटेट करेगा और ये है रेडियस आर, ये थीटा और ये इसका सरफेस एरिया और ये थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, बी मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, ठीक है। तो एक रोटेशन है इस तरीके से उसके साथ और एक आपको रोटेशन इस तरीके से भी हो सकता है इसके साथ, और एंगल आर है तो आप उसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। तो रीजन वन रीजन टू में दो चीज़ें आ गई। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, बेसिक कॉमन बात है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू आप क्या कहते हो, थीटा अपान टी, यही तो डिफिनीशन। और यहीं से आप थीटा ले रहे हो तो ओमेगा इंटू टी। तो सो दैट द एरिया स्वेप्ट बाय द लूप इन द फील्ड दैट इज रीजन सेकेंड में आपको देखना है, एरिया ए इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आर इंटू आर थीटा, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। थीटा की जगह पर ओमेगा टी पुट कर दिया और जो आर थीटा था उसकी जगह पर इन्होंने आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस आर थीटा को आर से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा आ गया। अब यहाँ पर डी ए अपान डी टी की जो वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर डी ए अपान डी टी की जो वैल्यूज है वो गिवन है आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। द फ्लक्स लिंक्ड विद द रोटेटिंग लूप एट टाइम t is phi equal to बी ए, ठीक है, बी ए। दस द इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड ले रखा है तो डी फाई अपान डी टी होगा एंड दिस इज इक्वल टू बी डी ए अपान डी टी। देख रहे हो यहाँ पर एरिया और ए की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, इट मीन्स जो एरिया आपके पास है डी ए अपान डी टी की जो वैल्यूज आपके पास है वो क्या है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये दे रखा है। और जो इंड्यूस ईएमएफ है आपके पास, ये ईएमएफ इसका माइनस का डी फाई अपान डी टी है और फाई की वैल्यूज क्या आपके पास, माइनस का डी अपान डी टी, ठीक है, बी इंटू ए, यही तो एरिया के साथ। अब यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इनसाइड, ठीक है, और अगर वो चीज़ कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन है, तो आप इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, इंड्यूस ईएमएफ मींस पोटेंशियल इक्वल टू बी ऑफ डी ए अपान डी टी, ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे इस पे आते हैं, बहुत सुंदर न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आते हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल आता है आपके पास, ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास जो वैल्यूज है आपके पास 1/2 वहाँ पे दिख रहे आर ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस वन, तो क्या हम इसकी जगह पर b जो डी ए अपान डी टी के वैल्यूज है वो हम रख सकते हैं। तो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखा है आपने, इज इक्वल टू बी और इंटू डी ए अपान डी टी की ये वैल्यू रखूंगा मैं 1/2 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आएगा आपके पास। तो आर स्क्वायर ओमेगा इंटू बी हाफ आएगा और
आप इससे करंट भी निकाल सकते हो। अगर आप करंट निकालते हो तो ई बाई आर ये तो निकालोगे, और ई बाई आर क्या, इंड्यूस ईएमएफ, यही तो है। देन दिस इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इंटू आर। ठीक है, ये आपके पास इंड्यूस्ड करंट है। इस करंट के हिसाब से आप इसको लेके चलोगे, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास हो गया कि करंट और जो आपके पास ईएमएफ है, ई की वैल्यूज माइनस डी बाई डी टी से, तो आपने जब इस तरीके के सर्कुलर आर को रिमूव किया है तो 1/2 ऑफ बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये याद रखना रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए, यही चीज आपकी चाहिए। ठीक है, 1/2 बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू 2π/2 लिखिए, ई इक्वल टू 1/2 बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो t इधर लेके चलिए आप, t इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई बी आर का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 2π। तो ये रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है ईएमएफ के टर्म पे। और अगर बहुत बहुत ऐसा हुआ, बिल्कुल ही वो चाहते हैं कि आप ठीक से ध्यान से रिवाइज करके जाइए, अच्छे से करिए, तो आपसे पूछ सकते हैं टी के और ईएमएफ के साथ क्या रिलेशन होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल याद रहे, वहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देना। ये ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज है जिस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ये चीज अंदर से छुपी है, एक स्टेप्स आउट निकालोगे तो आपका इस तरीके से रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो आपके पास जो फार्मूला गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी से आपका रिजल्ट निकल के आना है। तो आप इस सेक्शन में ये चीज याद रखना, आपको ये याद रखना है कि जो d/dt की वैल्यूज गिवन है, dA/dt की वैल्यूज जो गिवन है वो क्या है आपके पास, 1/2 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, बहुत बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है आपके पास। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि इसी पैटर्न पे डिपेंडेंसी है इसकी, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से दे रखा हूँ, पहला एग्जांपल्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज सर्किट, द मैग्नेटिक फ्लक्स in a closed circuit magnetic flux in a closed circuit of 10 ohm, okay, 10 ohm, resistance varies कैसे वेरीज करते हैं, with time as phi इक्वल टू 6t का स्क्वायर माइनस का t n प्लस का 5, ठीक है। वेवर the induced current at t इक्वल टू 0.25 सेकेंड। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस गिवन हैं आपके पास पेपर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझको इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराता हूँ आपके साथ ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट आपको चाहिए, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको क्या चाहिए, आप खुद देखिए, जो अभी मैंने कराया टॉपिक उसी में आप देख लीजिए कि क्या चाहिए आपको। तो इंड्यूस्ड करंट आई की अगर हम बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ बाई आर, यही तो है। और लिखने का सबसे अच्छा तरीका है V इक्वल टू आई इंटू आर। एक ही क्वेश्चन हमेशा पकड़ के रखिए, इसको आप E लिखिए, इसको I लिखिए इंटू आर लिखिए, तो यहाँ से I इक्वल टू E बाई आर लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए E, अब आपको भी पता है, अभी अभी डिस्कस किया मैंने, अभी जो E की वैल्यूज है वो क्या, माइनस का d/dt, ठीक है, d/dt।
अब इन्होंने एक वैल्यूज दे रखी है आपके पास फाई की वैल्यू 6t² माइनस टी प्लस 5। तो इसके अकॉर्डिंगली जब आप ई की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर d/dt, ठीक है, और फंक्शन है आपके पास 6t² माइनस का t एन प्लस का 5, ये रिजल्ट है। अब इसको एक बार टाइम के साथ आपको डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा, तभी आपको इस क्वेश्चन का, स्पेशली इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ मैं लेक्चर सीरीज के बीच में, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ ही इस क्वेश्चन को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे इस सिलेबस में कोई भी नहीं है। तो एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 12t माइनस का 1, और ये कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा 0 एट t इक्वल टू वॉट, कितनी t की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, वो t की किस वैल्यू पे चाहिए इनको, करेंट एट t इक्वल टू 0.25, ये चाहिए आपके पास। तो इसके लिए आपको जो वैल्यूज गिवन है t इक्वल टू 0.25, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 12 इंटू 0.25 एंड माइनस का 1। ठीक है, तो टोटल आपके पास 12 4 8 दिस, तो ये कितना आ गया 3 एंड माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2। अगर आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखते हो, ई का मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो ये क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब आई चाहिए आपको, तो आई इक्वल टू 2 बाई आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर दे रखा है 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ये रिजल्ट है। अब उसको आप अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखोगे आप, तो प्लस का 2, विदाउट मैग्नीट्यूड देखोगे माइनस का 2 आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस एंड आंसर कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए। ऐसे ही अगर आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में होते हैं, जैसे उन्होंने एक दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, कि फाई की वैल्यूज, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इजी है, बट पेपर में जरूर आते हैं, इसलिए आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लो ताकि आपका ये टॉपिक का और ये क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल श्योर हो जाए। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विथ ए कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, okay, with the coil is phi is equal to 8t का स्क्वायर n प्लस 3t n प्लस 5, ये दे रखा है। और इसका पूछ रहे हैं कि इंड्यूस्ड EMF at t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन भी दे रखा है इन्होंने, ये उससे भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना इजी दे रखा है इन्होंने कि इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक पूछा जा रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा फाई की वैल्यूज दे रखा है 8t का स्क्वायर प्लस 3t एन प्लस का 5, ये दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब इससे आपको इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, तो EMF इक्वल टू मैग्नीट्यूड साइन के साथ d फाई अपॉन dt, यही ना, एंड d अपॉन dt इज अ फंक्शन ऑफ 8t स्क्वायर प्लस 3t एन प्लस 5, ये वैल्यू चाहिए कब, जब t की वैल्यू 4 हो। तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको, ये होगा आपका 16t एन प्लस का 3, और वो वैल्यू कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, एट t इक्वल टू 4, t की वैल्यू 4 यहाँ पर रखिए, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 एन प्लस 3, तो 64 एन प्लस 3, यही ना 67, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पास बहुत सिंपल सा आंसर है, E इक्वल टू 64 सेकेंड। क्लियर है ना। तो ऐसे ही इस सिचुएशन में आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको अपने आप से ही अटेम्प्ट लेना है और उसके अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन आपको बताना है कि कितना आंसर यहाँ पे आया है। ठीक है, और आपको मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में दे रहा हूँ इसको।
तो आपको एक क्वेश्चन नोट कर लेना होगा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कि ये भी एक इंपॉर्टेंट है। द फ्लक्स फाई इन वेबर, द फ्लक्स फाई इन वेबर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है, फ्लक्स फाई इन वेबर, इन ए क्लोज सर्किट ऑफ, इन ए क्लोज सर्किट ऑफ resistance 10 ohm, resistance 10 ohm, varies with time t, with time t in second, ठीक है, in second, according to equation, phi is equal to 6t square minus 5t n plus का 1, ठीक है। The magnitude of induced current, the magnitude of induced current at t is equal to 0.25 सेकेंड, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास ए है, फर्स्ट ऑप्शन 1.2 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। बी ऑप्शन आपके पास दिया है 0.8, ठीक है, एम्पियर। एंड सी ऑप्शन आपके पास गिवन है 0.6 एम्पियर, एंड डी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 0.2 एम्पियर, ठीक है। एज ए सिंबल यूज किया मैंने तो कैपिटल ए, एज ए नेम यूज किया है तो स्मॉल ए, ठीक है। ये बेसिक रूल है आपके पास फंडामेंटल के, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस सेक्शन में यही चीज़ मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ये नोट डाउन कर लेना कि ये पेपर आपका, ये क्वेश्चन आपका पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, इसको आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। आप जब भी पेपर देख के आइएगा तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन कराए गए थे इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि क्या दे रखा है यहाँ पर, फ्लक्स, ठीक है, फी, आप इसको लिख सकते हो, 5b भी लिख सकते हो क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है, दिस वन, दिस इज इक्वल टू 6t का स्क्वायर माइनस का 5t एन प्लस का 1, ये आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। और आप इनको चाहिए क्या यहाँ पर, इनको चाहिए इंड्यूस्ड करंट, यही चाहिए ना, इंड्यूस्ड करंट। तो इसके अकॉर्डिंगली जब आप इसको यूज़ करते हो तो इंड्यूस्ड करंट ई की वैल्यू जो होगी आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। अगर वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं है तो आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी वहाँ पर, तो डी अपॉन डी टी इज द फंक्शन ऑफ दिस 6t का स्क्वायर माइनस का 5t एन प्लस का 1, ये चीज़ आपको क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे, अब t की वैल्यूज भी पुट करना आपको 0.25, तो आपका रिजल्ट आ गया 6 और इंटू 2 इंटू टी एन माइनस का 5, यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है 6 इंटू 2 एंड 0.25 एन माइनस का 5, ठीक है। तो यह आ गया प्लस 3 minus 5 is equal to what? This is equal to what? माइनस का 2, चूंकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर, और पूछ रहे हैं कि करंट क्या होगी, तो आप कह सकते हो E बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू 2/10, दिस इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ठीक है, 0.2 एम्पियर। तो ये आंसर आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो इस तरीके के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चंस करना है। अब इंड्यूस ईएमएफ के अगर फील्ड में देखा जाए तो जैसे आपने
पूरे इंडक्शन के साथ, मैग्नेटिक के साथ कुछ मैक्सवेल इक्वेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपको। जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, वो दो पार्ट्स में आपके पास आएंगे। एक आते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में, और दूसरा पार्ट इसका आपके पास आता है इंटीग्रेशन फॉर्म में। इंटीग्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या क्या मैक्सवेल इक्वेशन आती हैं? सबसे पहला इक्वेशन आपके पास यहां पर आएगा इस केस में, सबसे पहले डेल डॉट ऑफ बी इक्वल टू डॉट ऑफ बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो नो मोनोपोल। इट मीन्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और इसको कई बार बोलते हैं, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन की गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स। कई बार इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ बुक ऐसे हैं, जैसे ग्रिफिथ की बुक है, वहां पे लिखा है नो नेम, पर कुछ जगहों पर इसको इस तरीके से दिखाया गया यहाँ पर कि ये कंडीशन ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स, और कई बार इसको ऐसे बताया जाता है कि नो मोनोपोल, और कई बार ऐसे बोलते हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये वर्ड सबसे ज़्यादा पेपर में आ जाता है, और कई बार इसको इस तरीके से भी देखा जाता है नो नेम। तो ये मैक्सवेल के जो इक्वेशंस है डिफरेंशियल फॉर्म में, वो पहला कंडीशन ये चीज़ आपको दिखाई देती है। दूसरी जो मैक्सवेल इक्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ये है डेल डॉट ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स है। और इसके बाद तीसरे आपके पास लॉ मिलते आते हैं, वो है डेल क्रॉस ऑफ ई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी। एक आपको ये मिलता है, दिस इज द लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ। ये दो लॉ हैं, लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ बोल सकते हो यहाँ पर। तीसरे आपका इक्वेशन आएगी यहाँ पर डेल क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल टी। और इसी टर्म को आप बोल सकते हो आई सी, ठीक है। ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट करंट और ये आपके पास है कंडक्शन करंट। तो कई बार ये इक्वेशन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि डेल क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, ठीक है, वेयर आई डी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिल जाती है। इसकी जो 4 इक्वेशंस आपको मिल गए, इसकी अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेशन फॉर्म में सेम इक्वेशंस मिलेंगी। पहला जो पास इक्वेशन आया है उसको आप लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन यही है, इंटीग्रेशन फॉर्म में इस तरीके से आप लिखोगे कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सो दैट की इक्वेशन दिस वन। अगर मैं दूसरे वाले इक्वेशंस की बात करता हूँ जिसको आप कहते हो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस और इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रो है, यहाँ पर रो है, और वहाँ पर क्या है, क्यू है। इस दोनों का क्या रिलेशन होगा इसमें, जब आप क्यू की बात करते हो इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी होता है, ठीक है, एंड क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस एंड क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। ये रिलेशन भी काफ़ी यूज़ किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है।
तो इस दोनों में ये रिलेशन है। अब बात आती है लेंज और फैराडे लॉ की। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ऑफ डी एल इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का डेल अपॉन डेल टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस क्लोज इट। ठीक है, तो पेपर में आपके पास एक कोई फार्मूला सीधा डायरेक्ट आता है, आपको पहचानना होगा कौन सा सही है। कई बार वो इस सेक्शन से आ सकता है, इस वाले से, इसमें से कोई एक, या कई बार वो चीज़ इंटीग्रेशन फॉर्म में से आ सकता है। पर पेपर में ज़्यादातर डिफरेंशियल फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में, तो इसे भी याद रखना है। इंटीग्रेशन फॉर्म में भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ आपके पास जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स है, उसका ये एप्लीकेशन सेक्शन है। तो कई बार आपको ये सीधा ही फार्मूला मिल सकता है। ओके, एंड इसी के हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन की हम बात करते हैं, तो ये फार्मूला भी इसके साथ ही आप इसको भी याद कर सकते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जे यहाँ पर आपके पास सी है, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो म्यू नॉट कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर जे सी प्लस जे डी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एंड कंडक्शन करंट डेंसिटी, इसको भी आप लिख सकते हो। तो इस दोनों ही फॉर्म में यहाँ पर म्यू नॉट आई था, और आई के साथ जे का क्या रिलेशन है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, यही होगा ना, यहाँ से आप देख सकते हो। तो हर कोई रिलेटेड एक दूसरे के साथ ही। अगर मैं बहुत ही थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करते हैं, जो कि आजकल आ गया है, तो आप कह सकते हो के डॉट ई इक्वल टू ज़ीरो, के प्रोपोगेशन वेक्टर वी के फॉर्म में बी इक्वल टू ज़ीरो, एंड के क्रॉस ई इक्वल टू, ठीक है, म्यू ओमेगा बी, एंड के क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का म्यू ओमेगा एच, ठीक है, बी ई। इस तरीके से इस दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो थर्ड वाले में निगेटिव है, बट जब आप इसको इस तरीके से देखते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पर इसमें निगेटिव नहीं होगा, ये इस केसेस में पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इक्वेशन देखकर पूछा जा सकता है, आजकल सब पेपर में आने लग गया है। तो आप पहले डिफरेंशिएशन आता था, फिर इंटीग्रेशन आना शुरू हुआ, फिर अब के फॉर्म में आने लग गया, प्रोपोगेशन वेक्टर के फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये आपको ये तीनों सीरीज ही याद रखनी है, याद रखना, ठीक है। और जब फार्मूले की बात चली रही है, तो इसी पेज पर मैं दो फार्मूले और भी लिख देता हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट्स का, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप याद रखना। इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर की अगर बात करते हो, तो इसी को वेक्टर के फॉर्म में ऐसे याद रखना आप, वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर का क्यूब इंटू वेक्टर ऑफ आर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला का ये लिस्ट आपके एग्जाम में एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इस दोनों ही लिस्ट के साथ ये तीनों ही लिस्ट आप याद रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी बेसिस पर एक न्यूमेरिकल का आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ के डायरेक्ट फार्मूले वाले बेसिस पर आना है। तो एमसीक्यूज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाले है, और इस वाले इक्वेशंस में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली इक्वेशन है। आपसे वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज या समथिंग, जो भी आप उससे जरूर निकालना। इस पेज को बिना रिवाइज करने सीयूटी का पेपर देने मत जाना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पेपर में आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अभी अभी मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराई दिया है इस फार्मूले पर, ई इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो भाई इस पर आप जरूर देख के जाना, जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना इक्वेशन, तभी आपको इसमें फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर में आपके पास फाई की जो वैल्यूज़ गिवन होगी, वो हो सकता है कि बी ए कॉस थीटा दे रखी हो, कॉस थीटा या ओमेगा टी। तो यहाँ से भी आपसे ई में पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, टाइम की विद रिस्पेक्ट एक। तो कई बार पेपर में वो इसको भी दे के इसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पूछने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अगर वो कॉस वाला टर्म दिया है, तो आप वहाँ पे सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकाल लेना। तो ये पेज आपके इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको हमेशा रिटर्न रखिए अपने पास, रिवाइज करके रखिए, और अच्छे से इसको तैयार करके आप चलिए। बिना इसके पेपर में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो वो था आपका एक मिड सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से हम बात कर रहे थे। अब बात आती है पीरियाडिक ईएमएफ की।
पीरियोडिक ईएमएफ की कंडीशन जो यहाँ पर गिवन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके पास गिवन है क्वेश्चंस, लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग द एंड टर्न्स प्लेस्ड इनिशियली in a magnetic field such that the magnetic field is a perpendicular to its plane as shown in the figure। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ये आपके पास शो कर रहे हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मतलब ये प्लेन दे रखा है, इस प्लेन के अकॉर्डिंगली ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये जो आपका प्लेन है उसके अकॉर्डिंगली ये है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चीज़ ऐसे रोटेट कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर जो सिस्टम रेजिस्टेंस आर गिवन है और आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स की जो ये है जो नॉर्मल कंपोनेंट, ये एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट है। मैग्नेटिक फील्ड दिस वन एन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, वहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी टाइम t फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। यही बात मैं आपको भी आइडेंटिफाई करवा रहा था कि अगर आपके पास ये वैल्यूज फाई की दे रखी है एज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, देन फाई इक्वल टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये रिलेशन आपको मिल गया है, इसको आप ये भी लिख सकते हो वेयर फाई इक्वल टू एन बी ए। ठीक है, ये इनिशियल है, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। सो दैट द एबव इक्वेशन शोज दैट द फ्लक्स चेंज इन द पीरियोडिक नेचर। अब आपके पास यहाँ पर अगर उन्होंने दे रखा इस तरीके से फाई की वैल्यू कि फाई इक्वल टू फाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, अगर मैं इससे ईएमएफ निकालता हूँ तो माइनस का डी, ठीक है, फाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन डी इंटू टी। अब गिवन फंक्शन में टी के साथ ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ से जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसमें तो क्या मिलेगा, माइनस साइन बाहर आपके पास है, फाई नॉट बाहर, कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस का साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन इज ओमेगा, ये पूरा रिजल्ट आएगा। तो इस माइनस साइन की वजह से ये प्लस हो जाएगा, एंड फाई नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। तो जो फ्लक्स की कंडीशन है यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि अगर आपने यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यूज इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे देखोगे आप, तो जो आपके पास फ्लक्स है वो तो मैक्सिमम है, लेकिन जब आप ईएमएफ की बात करते हो तो वो 0 है। तो आपके पास 0 है क्योंकि वहां पर जैसे टी इक्वल टू 0 पुट करोगे आप तो ई की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन फाई की वैल्यू फाई नॉट आ जाएगी। ठीक है, तो ये फाई नॉट है और फाई नॉट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जस्ट दोनों अपोजिट फाई और ई के साथ जो ग्राफ प्लॉट करोगे आप, जस्ट दोनों के अपोजिट, एक 0 है तो दूसरा मैक्सिमम चला जाएगा। क्लियर है? So that the induced current, the induced EMF also change in the periodic. E is equal to minus का d phi by dt into n b a cos theta omega t is equal to something, जो भी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है इस पूरी वैल्यूज की बात करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड E is equal to E naught sin omega t, where E max is equal to EMF n b a ओमेगा एंड फाई नॉट इज ओमेगा। ठीक है, इनिशियली की बात कर रहे हैं, तो जो मैंने कहा था आपसे कि जब आप इसकी टी इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो उस केसेस में आपके पास ईएमएफ की वैल्यूज क्या आनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, अब इंड्यूस करंट की बात करते हैं तो जो आई की वैल्यूज है वो ई बाई आर है, बाय द डिफिनीशन है, और यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ई नॉट के अंदर छुपा हुआ है ओमेगा वाला टर्म भी और साथ में फाई नॉट का टर्म भी, सो दैट इसको आप बोल सकते हो आई साइन ओमेगा टी। तो यहीं से आती है करंट इक्वल टू आई नॉट आई साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसी आई नॉट के अंदर छुपा हुआ है आपके पास जो टर्म गिवन थे, जो टर्म आपके पास गिवन है यहाँ के वेरिएबल्स वो सब इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इन जनरल यहाँ पे तो नहीं एग्जामिनर के जाने के चांसेस है, पर वहाँ से इस इक्वेशन को पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास फ्लक्स दे रखा है तो उसकी करंट निकालो। तो जो आप इंड्यूस फ्लक्स के लिए इंड्यूस करंट निकालोगे तो ई बाई आर निकालना है, और ई की वैल्यू आपके पास है माइनस का डी फाई बाई डी टी, उसको इंप्लीमेंट करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। फॉर रोटेटिंग कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड लिंक्ड फ्लक्स कीप ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, बिल्कुल 5/2 का फेज है, एक 0 है तो एक मैक्सिमम जा रहा है, तो फेज 5/2 आ रहा है यहाँ पर।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस इन दोनों की बात इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि ये एक्सिस आपके पास है कॉस ओमेगा टी की और ये एक्सिस आपके पास साइन ओमेगा टी की। तो इस दोनों के बीच में कितने का फेज है, π/2 का। तो आपने देखा कि अगर आपके पास फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में कितना है, फेज π/2। कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, दोनों करने के बाद इस चीज़ को आप देख सकते हैं। सो दैट द रोटेशन ऑफ द कॉइल इज, फ्रीक्वेंसी के टर्म बात करते हैं तो म्यू आपके पास आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली जो आपको नोट पॉइंट याद रखना है वो यही चीज़ है, ए रेक्टेंगुलर coil rotates at a constant speed about one of its side AB. The side AB is parallel to a long straight current carrying conductor. The EMF induced in the coil rotating in this field is minimum. When the coil is perpendicular to the field, the EMF will be maximum when the coil is perpendicular to the plane of the conductor. Okay. Second point है, a stiff wire bent into a semi circle of radius r is rotated at a frequency in mu uniform field of the magnetic induction B. If a resistance of the entire circuit is r, then it will be the completed of these equations. Okay, तो आपके पास सब कुछ मिल गया यहाँ पर, E मिल गया, I मिल गई, ठीक है, इससे पहले आपको एफ एम मिल गया, ठीक है, उससे पहले आपको पी मिल गया। ये सारी चीज़ें आपके वेरिएबल्स इंडक्शन में मिले। और इंड्यूस करंट होने का एक ही रीज़न था कि जो मूविंग करंट है वो चीज़ अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रॉड इंड्यूस कर रहे हो तो अलग अलग शेप के लिए भी क्या चीज़ इंड्यूस होगा वही। तो एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर के अंदर जो इंडक्शंस था वो एक सिस्टम की वजह से दूसरे सिस्टम में करंट का फ्लो था, या उसके साथ जो भी पावर क्रिएट हो रही है, फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो दूसरे सिस्टम में था। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंडक्शन। और लास्ट वन इज आल्सो अगेंस्ट, मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप इस टॉपिक का प्रिपरेशन करें तो इसकी जो गिवन 3 क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करके जाएं। ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है, इसके ये 3 क्वेश्चंस करके जरूर जाइएगा पेपर के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये जो फार्मूलों की लिस्ट है यहाँ से देखना, तो इस 2 पेज से ही आपको एटलीस्ट पेपर में 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस बनेंगे अगर आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। तो फिर आज के लिए हमारे इस सेक्शन में यहीं तक, और फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में अल्टरनेटिव करंट के साथ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।